नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की नहीं। मतलब यह है कि हम अपने रिएक्टर्स का उपयोग बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव तरीके से सिविलियन पर्पज यूजेस में करते हुए, परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। भारत की फिलहाल जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसमें लगभग 3% तक आज भी हम न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा करते हैं। अर्थात बम नहीं, ऊर्जा बनाते समय हम यूरेनियम विखंडन को करते हुए उससे उत्पन्न हीट को बिजली में कन्वर्ट करके अपनी ऊर्जा आवश्यकता की 3% तक पूर्ति कर पाते हैं। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल में हम इसे बढ़ाकर 12 टाइम्स कर दें। इसके अंदर आज का यह सेशन महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहा है। ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, पहले अगर हम वो चर्चा कर लें तो आपके लिए बेहद आसान होगा आगे बढ़ना और इस खबर को डिटेल में समझना। सिर्फ इतना समझिए कि जब आप टरबाइन घुमाते हैं तो टरबाइन घुमाने के लिए आपने प्रेशर कहां से लिया? आपने हीट उत्पन्न करके वाटर वेपर बनाई, वाटर वेपर्स को प्रेशर से टरबाइन पर डाला और टरबाइन घूमकर बिजली उत्पादित हुई। लेकिन यह वेपर बनाने के लिए आपने कोयला जलाया था, आपने वेपर बनाने के लिए पानी को ऊंचाई से गिराया था, या फिर पानी को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाया था, या फिर आपने यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल्स को, जिनका विखंडन हो सकता है, उन नाभिकीय विखंडनीय तत्वों को इस्तेमाल करके उन्हें तोड़कर ऊर्जा पैदा करी और उस ऊर्जा से गर्मी से पानी को वेपर में बदला और फिर आपने टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई। कुल मिलाकर अंततोगत्वा टरबाइन घूमने से बिजली बननी है, लेकिन टरबाइन घुमाने के लिए जो प्रेशर पैदा कर रहे हैं आप हैवी वाटर का, वो पानी जो है वो पानी गर्म किससे किया? कोयले से गर्म किया तो आप उसे थर्मल पावर में बदल देते हैं। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से किया तो उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। हम लोग यूरेनियम की बात इसलिए कर रहे हैं कि कोयले से जितनी ऊर्जा पैदा होती है उससे कई हजार गुना ज्यादा ऊर्जा उससे कम मात्रा में उपलब्ध यूरेनियम से की जा सकती है। इसलिए कोयले से तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और दुनिया में प्रदूषण फैलेगा, लेकिन यूरेनियम से जब ऊर्जा उत्पादित की जाती है तो ज्यादा ऊर्जा भी निकलती है और प्रदूषण भी कार्बन के रूप में नहीं होता। इसलिए इसे क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में जब आज हम इस उपलब्धि की कंसीडरेशन कर रहे हैं तो हमने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया नहीं कर पाई? हमने ऐसा क्या कोई परमाणु बम बना लिया? देखिए, परमाणु बम भारत पहले ही बनाकर बैठा हुआ है। पोखरण में परीक्षण करके हमने पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। लेकिन आज जो हमने कर दिया है वो है मोस्ट एडवांस एटॉमिक रिएक्टर का माइलस्टोन पूरा करके। ऐसा हमने क्या कर लिया? हमने वो कर लिया जो अब तक अमेरिका नहीं कर पाया, हमने वो कर लिया जो अब तक पश्चिम के देश नहीं कर पाए। रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसने इंडिजीनियसली, आत्मनिर्भर होते हुए, अपने ही उद्योगों से, अपने ही एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज से लगातार दिन रात की मेहनत से एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो खुद यूरेनियम पैदा करेगा। हमने जब कहा कि इस तरह से रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम की ऊर्जा आवश्यक होती है तो हमने यूरेनियम अब खदानों से नहीं, हमारे पास उपलब्ध थोरियम के जो भंडार हैं मोनाजाइट सॉइल के अंदर, उसका उपयोग करके हम खुद का यूरेनियम बना पाएंगे और उस यूरेनियम से बिजली उत्पादित कर पाएंगे। यह प्रक्रिया हमने आत्मनिर्भरता के साथ करके दुनिया के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर में इसे सराहना मिल रही है। अब इस पूरी बात को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे आगे इस रविवार शाम 5 बजे एक वेबिनार है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां मैं आपको एक डिटेल में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाइब कोडिंग से हम लोग इसे सीखेंगे। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए। साथियों, खबर है कि भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में अपनी संस्था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे भाविनी कहते हैं, के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू
कर दिया है। इसके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों से कलपुर्जे लगे। ये पूरी तरह स्वदेशी बताया गया। कहा गया कि इसके निर्माण में जो सपना था वो होमी जहांगीर बाबा का था, जो उन्होंने कईयों साल पहले देखा था कि भारत को अगर परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना है तो हमें दुनिया के यूरेनियम पर निर्भर होना छोड़ना होगा। आज भी आप देखते हैं तो ईरान पर बम गिरने की मेजर वजह थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने लग रहा है, संवर्धन करने लग रहा है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 1 से 2% ही, मतलब दुनिया का 1 से 2% ही यूरेनियम अपने पास रखता है। अगर हम अपने रिएक्टर से बिजली उत्पादित करते भी हैं तो उसके लिए हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में यदि हम अपने यहां पर यूरेनियम बनाने लग जाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला तत्व है, हमारे पास यूरेनियम की खदानें हैं नहीं, लेकिन हम उन खदानों की जगह हमारे पास उपलब्ध थोरियम से अगर यूरेनियम बनाने लग जाएं तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। यह सपना कभी होमी जहांगीर भाभा ने देखा था। अब यह कैसे संभव है किसी तत्व का दूसरे तत्व में बदलना? इसके लिए कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात के महत्व को इससे समझिए कि प्रधानमंत्री ने इस बात को जब लिखा तो यह कहा कि इंडिजीनियसली डिजाइंड और प्रोटोटाइप हमने तत्व तैयार किया है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है। ब्रीडर का मतलब है कि यह ब्रीड कर रहा है, बना रहा है, पैदा कर रहा है। अब ऐसा रिएक्टर जो खुद से, मतलब आप जितना ईंधन दे रहे हो उससे ज्यादा ईंधन खुद बना के दे रहा है, इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है और हमने इसे अटेन किया है। और इस काम को करके हमने आने वाले समय में अपने थोरियम भंडारों को तीसरे स्टेज के लिए उपयोग में लेने का रास्ता खोल दिया है। अब इनकी जो कही हुई बातें हैं उन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ केमिस्ट्री डिस्कस करनी होगी। आसान भाषा में हम उसे समझेंगे। क्लास 10 से पहले की ही केमिस्ट्री है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए जिस थोरियम के लिए हम खुश हो रहे हैं उसका 25%, दुनिया का 25% भंडार भारत में है और इसीलिए वो हमारे लिए एक बड़ी चीज है। थोरियम जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है, वो चूंकि भारत में दुनिया का 25% मिलता है, तो होमी जहांगीर भाभा का यह सपना था कि अगर भारत न्यूक्लियर रिएक्टर्स में थोरियम यूज करना शुरू कर दे तो हमें यूरेनियम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन थोरियम डायरेक्ट यूज हो नहीं सकता, इसीलिए उसे कन्वर्ट करना था यूरेनियम के अंदर। उसकी प्रक्रिया उन्होंने सुझाई थी, उसके अलग अलग स्टेजेस बताए थे। उन स्टेजेस को अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, फिलहाल जो दुनिया में स्थित रिएक्टर्स हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। उनमें होता यह है कि जो यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिलता है उसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बिजली उत्पादित करने के लिए। फ्यूल के रूप में उत्पादित करने के लिए मतलब यह है कि उसी यूरेनियम को बम्बार्डमेंट किया जाता है, गोली नहीं चलाई जाती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप के जो भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं या भी जो भी इस तरह के रेडियोधर्मी सब्सटेंसेस हैं उनकी बारिश उस पर कराई जाती है और उस वजह से प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए यह समझिए कि यह एक रिएक्टर वेसल है और इस रिएक्टर वेसल के अंदर कंट्रोल्ड तरीके से नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है। जब न्यूट्रॉन की बारिश होती है और वो यूरेनियम टूटने लगता है तो उससे ऊर्जा उत्पादित होती है, हीट उत्पादित होती है। उस हीट को पानी के साथ लपेटा जाता है, उस हीट के रॉड को पानी में डाल दिया जाता है, पानी भाप में बदलता है। वो बनी हुई जो भाप है वो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से जनरेटर घूमता है और बिजली उत्पादित होकर आपको मिल जाती है। लेकिन इस पूरे काम के लिए जरूरी यह है कि रिएक्टर के अंदर यूरेनियम सही से कंट्रोल्ड वे में फटे। अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो वह नाभिकीय बम बन जाएगा या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया में पानी को भाप बनाकर टरबाइन घुमाने की जो प्रक्रिया है जिससे बिजली बनती है, इसमें सारा दारोमदार यूरेनियम पर टिका रहता है। लेकिन यूरेनियम पर कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उसे यहां समझिए। साथियों, यूरेनियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये दो टर्म है जो आपको समझ में आए। साथियों, यूरेनियम होता है 92 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। साथ ही साथ में जब ये ऊपर की तरफ 238 लिखा गया है, ये एटॉमिक मास है और इस एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ये बहुत क्लास 10th से पहले पढ़े जाने वाली बेसिक केमिस्ट्री है।
92 अगर यहां पर लिखा गया है, इसका मतलब यहां पर हमें प्रोटॉन का नंबर पता है, दैट इज 92। इसके बाद जो बचा रह गया दैट इज 238 माइनस 92, ये जो नंबर निकल कर आएगा ये न्यूट्रॉन का होगा। बस ये बात आपको समझनी होगी। तो ये 238 अगर आपने लिखा है तो इस पर 146 न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे, ये आपको समझनी है। ये जो 146 न्यूट्रॉन प्लस 92 प्रोटॉन वाला यूरेनियम है, इस पर अगर एक और न्यूट्रॉन डाल दिया जाए तो यह यूरेनियम 239 में बदल जाता है। यह यूरेनियम 239 जो बना है यह नाभिकीय अभिक्रियाओं में उपयोगी होगा। कैसे? इसके पास से आगे चल करके बीटा डिके करा दिया जाएगा। अब यह क्या कहानी है, इसको आसान रूप से हम ऐसे समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। किसी एटम के अंदर तीन मेजर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव पार्ट है, न्यूट्रॉन का मतलब कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदला जा सकता है। इसको बदलने के लिए इसमें से बीटा डिके कराना होता है। अगर बीटा इससे बाहर निकलता है तो यह प्रोटॉन में बदल जाता है। न्यूट्रॉन को समझिए कि इसमें प्लस और माइनस बराबर है, इसलिए यह न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर न्यूट्रॉन से बीटा निकल गया तो यह प्रोटॉन में बदलता है। मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन को कहीं पर बेचारे को काउंट नहीं किया जाता। माना जाता है जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन एटम के पास प्रेजेंट होंगे, तभी वो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने के लिए बीटा डिके नाम की एक एक्सरसाइज लगती है। यह सुनने में तो आसान है, लेकिन ऐसा होते ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मैंने यूरेनियम 238 लिखा, इसमें न्यूट्रॉन जुड़ा तो एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एटॉमिक नंबर असल मायने में प्रोटॉन की ही संख्या होती है। अगर यहां पर न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कह दिया जाए, अब समझिएगा, ये जो यूरेनियम है इसके पास में 92 नंबर का 92 नंबर यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर है। 239 यहां पर एक न्यूट्रॉन है। अगर यहां से बीटा माइनस बाहर निकाल दिया जाए, वो निकलते ही प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, यह बन जाएगा 93। अब ये जो एलिमेंट है इसका नाम अभी के लिए गायब रखते हैं, ऊपर रह गया 238। असल में एक नया एलिमेंट बनकर आ गया है जिसका पीरियोडिक टेबल में नंबर 93 है। अगर मैं इस एलिमेंट से एक और बीटा माइनस बाहर निकाल दूं, यानी बीटा डिके कर दूं, तो ऐसे में ये 238 जो यहां लिखा है इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या घटेगी, प्रोटॉन पैदा होगा और ये 93 बदल जाएगा 94 में। फिर से ये एलिमेंट को अभी हम गायब रखते हैं और इसे 237 लिख देते हैं। अर्थात यूरेनियम से आपने एक तत्व पैदा कर दिया है, यहां पर भी एक बीटा डिके करके तत्व पैदा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये रिएक्टर्स के अंदर फर्स्ट स्टेज पर चलने वाली रिएक्टर स्कीम है, जिसके अंदर पहली बार जब आप यूरेनियम 239 से आप एक बीटा डिके करते हैं तो ये जो 93 है ये एलिमेंट असल मायने में नेपच्यूनियम है। ये जो मैं यहां पर गायब लिख रहा था ये असल में नेपच्यूनियम नामक एक एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम एक एलिमेंट है। अब यहां पर मैंने नेपच्यूनियम से एक बीटा बाहर निकाल दिया तो जो बनकर आता है वो प्लूटोनियम है, यानी कि इस नेपच्यूनियम से भी अगर मैं एक बीटा डिके कर दूं तो जो बनकर तत्व निकल कर आता है वो प्लूटोनियम होता है। अब ये जो प्लूटोनियम बनकर तत्व आपके सामने खड़ा है, आज चर्चा इसी की है कि पहली बार जब आप नाभिकीय अभिक्रिया करने जाते हैं तो न्यूट्रॉन की बारिश से आपने ये काम तो कर दिया, बीटा डिके से आपने प्रोटॉन की, अच्छा बाय द वे ये 239 से मैंने 238 लिखा, ये 238 होना नहीं था, ये 239 ही रहना था। कारण क्या था? क्योंकि आपने प्रोटॉन की संख्या बढ़ाई है, ये 93 हुआ है तो ये 239 ही रहेगा, माफ कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से आपने बीटा डिके किया, इधर प्रोटॉन बढ़ा, लेकिन ऊपर लिखा गया एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त संख्या है, तो ये 239 ही रहा। तो ये 239 239 239 ये तो बरकरार रहा, लेकिन एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती गई और वो नए एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट होता चला गया। फाइनली प्लूटोनियम बना। ये जो प्लूटोनियम है, फिलहाल भारत इसी की खुशी मना रहा है कि हम लोगों ने अब प्लूटोनियम से भी आगे का काम सीख लिया है।
अब तक रिएक्टर्स में यहां तक का काम होता था। जो भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हुआ करते थे, उन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में हम प्लूटोनियम को उत्पन्न करते थे। लेकिन अब हमने जो सीख लिया है वो प्लूटोनियम से आगे का काम है, जिसमें प्लूटोनियम का उपयोग करके हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और वहां से आगे चलते हुए हम यूरेनियम 233 का उत्पादन कर सकेंगे। अब यूरेनियम 233 तक पहुंचना है, क्योंकि फ्यूल क्या था? यूरेनियम 238। इसी से ही इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ईंधन से ऊर्जा बन रही थी। हम प्लूटोनियम तक दुनिया के सारे रिएक्टर्स पहुंचते हैं। दुनिया के जितने भी रिएक्टर्स हैं वो प्लूटोनियम बनाकर फर्स्ट स्टेज में बंद हो जाते हैं। हमने सेकंड स्टेप तैयार कर लिया। क्या कर लिया हमने? अब इसे प्लूटोनियम को यूज करना सीख लिया। मतलब उसको कैसे करेंगे? तो जो अभी हम करते आ रहे थे यूरेनियम के साथ, अगर वो प्रक्रिया हम थोरियम के साथ कर देते, थोरियम होता है 90, थोरियम 9232 होता है। अगर इस पर न्यूट्रॉन की वर्षा हो तो यह थोरियम 233 में बदल जाता है। यह हमने एक अतिरिक्त इस पर न्यूट्रॉन डाल दिया। हम जानते हैं कि अगर यह बीटा डिके कर दिया तो बीटा डिके करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पर एक नया एलिमेंट आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 91 होगा और ऊपर वो 233 ही दिखाई देगा। यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें एक नया एलिमेंट आप एंट्री करा देते हैं, दैट इज पीए, इसे प्रोक्टेनियम कहते हैं। यानी कि थोरियम से प्रोक्टेनियम बनाने का पहला स्टेप पूरा होता है। प्रोक्टेनियम जब आपके पास बनकर आया, इस प्रोक्टेनियम का इस्तेमाल करके फिर से इसमें से बीटा डिके करा दिया जाए तो यूरेनियम 233 बनता है, क्योंकि 91 ये रहा। ऊपर उपस्थित जितने भी न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन पहले 142 थे, उन 142 को 141 में पहुंचाया गया, तो जो 91 प्रोटॉन थे वो बदल करके 92 में चले गए और 92 प्रोटॉन की संख्या यूरेनियम की होती है। यानी कि प्रोक्टेनियम से हमने यूरेनियम बनाने की कला सीख ली है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर शुरुआती जो न्यूट्रॉन वर्षा है वो कराने के लिए प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है। तो अब आप इधर देखिए, हमने शुरुआती अभिक्रिया जहां तक दुनिया करती थी वो ये थी, जिसमें हम यूरेनियम को यूरेनियम 239 में बदलते थे, फिर नेपच्यूनियम में बदलते थे, नेपच्यूनियम को प्लूटोनियम में बदलते थे। लेकिन अब हमने क्या सीख लिया है कि हम यहां से आगे चलते हुए थोरियम पर न्यूट्रॉन की वर्षा करके उसको हमने अपने प्रोक्टेनियम में बदला और फिर यूरेनियम में बदलने की कला सीख ली है। यह प्रक्रिया भारत के लिए थर्ड स्टेज गोल जैसी है, जिसे भारत करने निकल पड़ा है। तो कुल मिलाकर के भारत ने जो काम कर दिखाया वो यूरेनियम का उत्पादन करना सिखा दिया। यानी यूरेनियम पहले जो था, हम बाद में भी यूरेनियम, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये यूरेनियम 233 है, ये 238 है। तो देखिए यूरेनियम के कई आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम 233 एक आइसोटॉप है, यूरेनियम 235 एक आइसोटॉप है, यूरेनियम 238 एक आइसोटॉप है। ये जो यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं समस्थानिक, इनका मतलब है इन सब के पास प्रोटॉन की संख्या एक समान है, बदली है तो न्यूट्रॉन की संख्या। इनमें सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव है वो ये वाला होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होता है। खैर फिलहाल के लिए ये दोनों भी रेडियो एक्टिव हैं, जिसकी वजह से इनका बिजली उत्पादन में यूज हो रहा है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि हमने कंट्रोल्ड वे में थोरियम पर हमला करा के थोरियम को यूरेनियम में बदलने की जो कला है उस पर इशारा कर दिया है। कुल मिलाकर के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर के अंदर प्लूटोनियम का यूज करके हम बिजली उत्पादन की कला सीख गए हैं। यहां पर थोरियम के अंदर भी न्यूट्रॉन बारिश होने लगेगी। हम अब थर्ड स्टेज में एंट्री करने जा रहे हैं, जहां केवल थोरियम से यूरेनियम बनने लगेगा। फिलहाल के लिए हम प्लूटोनियम से बिजली बनाने की कला सीख गए हैं। हम प्लूटोनियम को यूरेनियम में बदल रहे हैं फिलहाल के लिए। बाद में हम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए, जो आज प्लूटोनियम से यूरेनियम की है, इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हम थोरियम से यूरेनियम की तरफ जाएंगे। मतलब समझिए, पहले हमने प्रक्रियाओं में यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदला था, बाद की प्रक्रियाओं में प्लूटोनियम को हमने यूरेनियम में बदलना सीखा। अब हम उसी तरीके को यूज करते हुए थोरियम को यूरेनियम में बदलने में इस्तेमाल करेंगे। यह दर्शाता है कि इन पूरी प्रक्रियाओं में
हमने कंट्रोल्ड अभिक्रिया सीख ली है। जो अभिक्रिया इतनी आसान दिख रही थी कि न्यूट्रॉन डाला ये हो जाएगा, एक निकाला ये हो जाएगा, ये कंट्रोल्ड तरीके से हो तो ही काम की है, अदरवाइज न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाती है। इसी प्रक्रिया को क्रिटिकलिटी कहते हैं कि हमने उस क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, जो करना दुनिया के बड़े सारे देशों के लिए बहुत मुश्किल काम था। इतना मुश्किल था कि दुनिया अब तक $50 बिलियन इस पर खर्च कर चुकी है। अमेरिका $15 बिलियन इस पर खर्च कर चुका है, जापान 12 बिलियन, ब्रिटेन 8 बिलियन, जर्मनी 6 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है और हमने 1 बिलियन से भी कम दाम पर इसे तैयार कर लिया है। हालांकि इस काम को करने में हमें बहुत साल लगे। हमने 2004 से इस काम को करना शुरू किया था, 22 साल बाद हमें सफलता हासिल हुई है, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण था। भारत के हार ना मानने का बड़ा कारण यह था कि अगर हम यूरेनियम आधारित बिजली उत्पादित करते रहे तो हम फिर से दुनिया पर निर्भर रहेंगे। अगर हम थोरियम को यूरेनियम में बदलना सीख गए तो यह हमारे लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे पास दुनिया का 25% थोरियम है। हमारे पास 1 से 2% यूरेनियम है, लेकिन 25% हमारे पास थोरियम है। अगर हम उसे यूज करना सीख गए तो हम दुनिया में बिजली के मामले में थोरियम आधारित बिजली उत्पादन पर आत्मनिर्भर होंगे। भारत ने पेशेंस के साथ इस काम को किया। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जब इसकी प्रोटोटाइप का उद्घाटन हो रहा था, काम हो रहे थे और फाइनली भारत ने यह कारनामा कर दिखाया है। इस कारनामे का उपयोग होने में अभी हो सकता है कुछ साल और लगे। फिलहाल के लिए 500 मेगावाट का हमने एक प्रोटोटाइप तैयार करके, एक नमूना तैयार करके चलाना सिखा दिया है कि ऐसे ऐसे काम होता है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में भाविनी के द्वारा यह कार्य किया गया है, जो भारत के ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। और इस रिएक्टर से अब आने वाले समय में दुनिया को बड़ी उम्मीदें होंगी कि भारत ने इंडिजीनियसली यह तकनीकी कैसे विकसित कर ली। हमारी इस तकनीकी से ना केवल हम ऊर्जा आपूर्ति करेंगे बल्कि आत्मनिर्भर रहेंगे, क्योंकि थोरियम हमारा अपना है। हम इस बात को करके दुनिया के बहुत से देशों को भारतीय तकनीकी का लोहा मनवा चुके हैं। आप जानते हैं कि आज अमेरिका ने ईरान पर जब हमले किए तो कारण बताया कि आप यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं बम बनाने के लिए। सोचिए, हमने 22 साल में वो काम किया जिसमें हम प्लूटोनियम को यूरेनियम में बदलना, थोरियम को यूरेनियम में बदलने की कला विकसित कर रहे थे। यह तकनीक कितनी हावी होगी सोचकर देखिए कि आज ईरान, जिसको कहा जा रहा है कि स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा, वो यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रयास कर रहा था। वो काम हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब हम वो काम कर दिए हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन भी नहीं कर पाए हैं। उसके कारण हो सकते हैं कि साहब उनके पास यूरेनियम का एक्सेस है, हमारे पास जो है हमने उससे उत्पादन सीख लिया है। चाइना और रशिया इस काम को पहले से करके रखे हुए हैं। यही कारण है कि भारत ने इस पूरी खबर को दुनिया को बताया कि हमने कमर्शियली फास्ट ब्रीडर का मतलब जो खुद से अपना भोजन पैदा कर ले, हमने पूरी तरह से 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 2nd स्टेज पार कर दिया है। और ऐसा करके हम आने वाले समय में थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत ने इस बात को सब जगह बताया और इस बात को जो IAEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो एटॉमिक एनर्जी पर पूरी तरह से नजर रखती है, उसने भारत को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट किया और साथ ही साथ इस बात को बड़ा इंप्रेसिव प्रोग्रेस कंसीडर किया IAEA के चेयरमैन के द्वारा कि हां, यह बहुत बड़ा कारनामा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला पर यह कंटेंट पहले से ही 7 अप्रैल को हमने अपलोड कर दिया था, अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में, दोनों भाषाओं में आप उसे हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हां, अगर वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।